तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से बिहार पुलिस की जो कड़ी चल रही थी हम लोग के उसको आगे बढ़ाते हुए अगला सीरीज में हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमको दिख रहा है कि अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था वह लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लेकिन जन्म कब हुआ था, तो यदि यह जन्म की बात करेगा तो यह जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। 563 BC लिखा जाता है, बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता है। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए और इनके जीवन काल पर एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम रखा गया लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का ज्योतिपुंज। इनके जन्म से संबंधित प्रतीक है कमल एवं साढ़ और मृत्यु से संबंधित प्रतीक है स्तूप। ये 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु की बात करेंगे तो 483 ईस्वी में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीका से, और इनके मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो इस तरीका से हम लोग पहला प्रश्न को देख लिए। अब चलते हैं अगला प्रश्न में, और अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता दिख रहा है उसकी खोज किसने किया। एगो गाना है कि हद कर दिया अपने, हद कर दिया अपने। तो ह से हड़प्पा सभ्यता, द से दयाराम साहनी। तो यहाँ पर ह से हड़प्पा हो गया, यहाँ दयाराम साहनी हो गया। तो दयाराम साहनी जी के द्वारा कब किया गया था, तो यह 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा की अगर बात करेंगे तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है और यह रावी नदी के तट पर स्थित है। वही अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो इसके खोजकर्ता हैं राखलदास बनर्जी और इन्होंने 1922 ईस्वी में खोज किया था। वही अगर एक और जगह है रंगपुर जगह है, रंगपुर इसके खोजकर्ता हैं रंगनाथ राव। तो यहाँ रंगपुर के खोजकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। तो इस तरीका से याद करने का बहुत आसान तरीका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न संख्या 3 में है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाएगा भाई, तो भारत का नेपोलियन तो हम जान ही रहे हैं किसे कहा जाता है। आप लोग भी जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रथम पुत्र जो थे उनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने गुप्त साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया था। तो इस तरीका से हम लोग देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और अशोक भी मौर्य वंश का था, जो अशोक महान कहा जाता है। मौर्य वंश का सबसे महान शासक अशोक था, मौर्य वंश का था। वही हर्षवर्धन की बात आती है तो हर्षवर्धन जो था वर्धन वंश का शासक था, जिसे शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न देख रहे हैं यहाँ पर कि मैथ से प्रश्न दे दिया है। यहाँ पर ए दे दिया है और यहाँ पर बी दे दिया है। अगर इसको हम ए लिखते हैं तो इसको हम बी लिख देंगे, बीच में माइनस है। इसकी संख्या 2 है, 796 गुणे 796 माइनस 204 गुणे 204, यानी इसको ए स्क्वायर कह सकते हैं और इसको बी स्क्वायर कह सकते हैं, यानी दो की संख्या में है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना होता है। तो ए प्लस बी यानी एक बार जोड़ देना है, एक बार 796 और 204 को जोड़ देना है। ए प्लस बी 796 प्लस 204
एक बार और इसको क्या करना है कि इसको घटाना है कि 796 माइनस 204, यानी कि इस तरीका से इसको हल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर जोड़ने का काम अब करेंगे हम। यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे कि 6 यहाँ 4, 6 4 कितना हो गया 10, 10 के 0, हासिल कितना हो गया 1, वही 9 जीरो जोड़ेंगे, 9 और 0 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। ये कि हासिल जो था वो 10 के 0 हो जाएगा, फिर हासिल 1 हो जाएगा, 7 आ 2 9, 9 और 1 हासिल कितना हो गया 10, यानी ये आ गया हमारा 1000, ये 1000 आ गया। वही 796 माइनस 204 करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, वही 9 में से 204 है ना, तो 9 हो गया, यहाँ 9 में से 0 मतलब 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा। उसके बाद 7 में से 2 गया तो 7 में से 2 गया कितना आएगा, तो 5 2 7 होता है तो 5 आ गया, 592 आ गया, यहाँ पर आ गया 592। और देखिए अब यहाँ पर गुणा की बात करता है तो 592 गुणे 1000, 1000 गुणे 592, तो 1000 गुणे 592 करेगा, यानी 592 में 3 गो 0 बैठा देना है, 1000 से गुणा हो जाएगा। तो 592 और 3 गो 0 जिसमें होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं, 592 गुणे 3 गो 0 जिसमें होगा वही ऑप्शन हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। तो 592 यहाँ देख रहे हैं, 592 किस पर है तो बी नंबर पर दिख रहा है 592 और 3 गो 0, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, कह रहा है टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध किस नदी पर है, आपको 5 नंबर प्रश्न में दे रहा है कि टिहरी बांध किस नदी पर है। तो एगो गाना आया था टिंकू जिया वाला, पल पल न माने टिंकू जिया, तो उसी समय यह ट्रिक हमारे दिमाग में लंच कर गया था कि टिहरी बांध, टी से टिहरी बांध, टी से टिंकू जिया भाग के उतर जा, भाग के मतलब भाग रहा है टिंकू जिया, भाग के पहाड़ के उस साइड उतर गया, तो भाग से भागीरथी, टिहरी बांध भाग से भागीरथी नदी और उतर से उत्तराखंड, तो भागीरथी किस राज्य में है, उत्तराखंड में है, भागीरथी उत्तराखंड में है। तो यह टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड में है। तो अब याद हो गया होगा टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना पर है, भागीरथी और भिलंगना पर है टिहरी बांध, भागीरथी और भिलंगना पर है, उत्तराखंड में है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं कि यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे का है सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं कि रोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो रोपन्ना किस खेल से संबंधित है, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं रोपन्ना किस खेल से संबंधित है, तो रोपन्ना जी जो है ना यह टेनिस से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगला 7 नंबर में है कि बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था, तो बारदौली सत्याग्रह की बात करेंगे तो यह 1928 ईस्वी में हुआ था और यह बारदौली नामक स्थान पर हुआ था। तो बारदौली है कहाँ, तो बारदौली भाई गुजरात में है और यहीं पर क्या हुआ था, बारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या किया था कि सरदार की उपाधि दे दिया था। बारदौली गुजरात में है और बारदौली की महिलाओं ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे किसानों की तरफ से, और वहाँ की महिलाओं ने खुश होकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। यह आंदोलन हुआ क्यों था, एक्चुअली यह आंदोलन हुआ क्यों था, क्योंकि जो सरकार थी, वर्तमान सरकार थी वहाँ के, जो ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने किसानों पर 30% टैक्स लाद दिया। किसानों पर 30% जब टैक्स लादा तो पहले जो इसका ऋण था, जो टैक्स था बहुत कम था, अचानक सरकार ने बढ़ा करके 30% कर दिया। तो 30% कर दिया जिसके चलते किसानों में हाहाकार मच गया। फिर क्या हुआ कि यह आंदोलन होना प्रारंभ हो गया 1928 ईस्वी में, और यह आंदोलन करने के बाद फिर वहाँ की सरकार को झुकना पड़ा और टैक्स को वापस लेना पड़ा, टैक्स को घटा करके फिर से 6.3% कर देना पड़ा। तो यही आंदोलन था, यही बारदौली सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि अगला है प्रश्न 8 नंबर में कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, यह भारत की वित्तीय राजधानी जो है यह मुंबई में है। ये भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, मुंबई में है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। एक्सचेंज बीएसई बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी वहीं पर है। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी वहीं पर है। इसलिए यह बम्बई जो है यह वित्तीय राजधानी कहलाता है। मुंबई भारत का सबसे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र है। आगे चलते हैं। आगे है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। यह जो फ्रांस की क्रांति है यह कब होती है? 1789 ईस्वी में होती है फ्रांस की क्रांति। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ज्यादा प्रश्न है क्योंकि बढ़ते जाना है हम लोगों को। देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो एगो याद करने का आसान तरीका है, एगो हुक है एगो हाक है। एगो हुक है एगो हाक है। एगो हाक है तो जो हाक है यह लिवेन हॉक कहलाता है। यह जो हाक है, एगो हाक है एगो हुक है। एगो हाक एगो हुक, एगो हाक एगो हुक। तो जो हुक था वह 1665 ईस्वी में खोज किया था और जो हाक था यह 1674 ईस्वी में खोज किया था। तो देखिए ये 1674 या 1665 ईस्वी में खोज किया था। तो जो हाक था, जो लिवेन हॉक था, इसने जीवित कोशिका की खोज किया। इसने क्या किया? लिवेन हॉक जो था यह जीवित कोशिका की खोज किया। जो रॉबर्ट हुक था 1665 ईस्वी में खोज किया था, यह मृत कोशिका की खोज किया था। तो प्रश्न क्या है कि मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो मृत कोशिका की खोज किसने किया था? तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि मृत कोशिका की जो खोज किया था वह रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 ईस्वी में किया था मृत कोशिका की खोज, 1665 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। वंदे मातरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ वंदे मातरम बस से वंदे मातरम और बस से बंकिम चंद्र चटर्जी। बस से वंदे मातरम, बस से बंकिम चंद्र चटर्जी। यह जो वंदे मातरम लिखा गया है यह आनंद मठ से लिया गया है, यानी आनंद मठ पुस्तक से वर्णित है। वंदे मातरम जो है यह संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में, राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। वंदे मातरम को कब स्वीकार किया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था राष्ट्रगान के रूप में, और राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया गया था। आगे देखते हैं और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक जो थे ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। यहाँ पर आर एन टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? आर एन टैगोर जी थे तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। वही ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय ने ये भी लोग हमारे इतिहास में बहुत बड़ा उल्लेखनीय काम किए हैं। इन्होंने हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित कराया है, जिसके चलते जो है महिला फिर से अपना विवाह कर सकती है। कोई नहीं, 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किए थे और दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न आ जाएगा आपको 13 नंबर में अगला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा है तो ले लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? यहाँ पर हम नागार्जुन सागर हम लोग के गांव में एक लड़का था, उस थोड़ा सा मतलब साफ नहीं बोलता था तो उसको सब लोग नकिया बोलता था। तो नागार्जुन सागर आकी से कृष्णा नकिया, हम उसी पर याद कर लिए थे। नागार्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर है? नकिया नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। वही अगर बात करेंगे तो कृष्ण भगवान माटी खाते थे। कृष्ण भगवान क्या खाते थे? माटी खाते थे। तो माटी से याद करेंगे, इसमें पहले अल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध परियोजना कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। अलमाटी बांध परियोजना कहाँ है? तो कृष्णा नदी पर है। इस तरीका से आराम से याद किया जा सकता है। अगर और थोड़ा सा इसमें बड़ा करें तो देखेंगे कि जो कृष्ण भगवान थे वह महाबलशाली थे। कैसा थे? महाबलशाली थे, यानी महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकलती है। वही अगर थोड़ा सा और बात करेंगे इसकी लंबाई की तो कृष्णा नदी की जो लंबाई है यह 1401 किलोमीटर है। ऐसे याद कर सकते हैं कि इन्होंने 1400 पट रानियां रखी थी। कृष्ण भगवान जो थे यह 1400 रानियों को रखे थे, इसीलिए इसका जो लंबाई है वह 1401 किलोमीटर या 1400 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार की बात करता है यह मौलिक अधिकार कितना है? तो मौलिक अधिकार 6 है।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। गिन लेते हैं कौन कौन सा है। तो 6 है। तो समता और समानता का अधिकार 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। वही स्वतंत्रता का अधिकार बोल देगा तो 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार बोल देगा 23-24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 32 है। इससे पहले वो संपत्ति का अधिकार था तो उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के क में रख दिया गया। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, यानी खेड़ा सत्याग्रह की बात कर रहा है। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? तो खेड़ा यहाँ पर हो जाएगा आपको। खेड़ा कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। वही चंपारण की बात कर देगा तो 1917 ईस्वी में चंपारण हुआ था। और सहयोग आंदोलन की बात करेगा तो 1925 ईस्वी में हुआ था। वही काकोरी ट्रेन डकैती की बात करेगा तो 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। वही जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था। खिलाफत आंदोलन भी 1919 ईस्वी में हुआ था। चौरा चौरी कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। तो चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है कि अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है किस अनुच्छेद में है? 16 नंबर कह रहा है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो 263 यहाँ पर दिख रहा होगा। 263 जो अनुच्छेद है वह जो है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 263 है। वही अगर 270 की बात करेंगे, ऑप्शन बी में है 270, तो उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण से संबंधित है। 280 में वित्त आयोग है। 280 बहुत VVI है। 280 अनुच्छेद क्या है? वित्त आयोग है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 17 में चलते हैं। 17 में है कि कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है वह क्या है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है उसको रोम बोला जाता है। ROM बोला जाता है। रीड ओनली मेमोरी बोला जाता है। एगो रैम होता है, RAM होता है, तो ई होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और जबकि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। आगे है 18 नंबर में कह रहे कि वायु क्या है? वायु 18 नंबर में कह रहे कि क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? तो वायु एक क्या है? मिश्रण है। इसमें बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे में नाइट्रोजन 78% है। वायु में नाइट्रोजन कितना है? 78% है। ऑक्सीजन 21% है। 0.09% आर्गन है और 0.03% CO2 है। कार्बन डाइऑक्साइड है और धूलकण है और विभिन्न बहुत सारे गैस है, छोटे छोटे गैस है, छोटे छोटे मात्राओं में। तो इस तरीका से जो वायु है, वायु क्या है? एक मिश्रण है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो है 343 का संबंध किससे है? तो यह संघ की राजभाषा से है। किधर है? संघ की राजभाषा। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? तो संघ की राजभाषा से है। वही अनुच्छेद अगर 360 की हम बात करेंगे तो वित्तीय आपात चल जाएगा। वही अगर 12 से 35 देखे हैं उधर तो मूल अधिकार से संबंधित है। और 245 चलेंगे, 245 से 255 तो संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है 20 नंबर में। 20 नंबर प्रश्न में है कि वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? वर्तमान की बात कर रहा है, ध्यान देने वाली बात है। तो वर्तमान में जो लोकसभा की यहाँ पर जो लोकसभा की कुल सीटें हैं वह लोकसभा की सीट कितनी है? 543 है। 543 है, लेकिन अधिकतम हो सकता है। अगर अधिकतम की बात करेगा तो 550 हो सकता है, लेकिन वर्तमान की बात कर रहा है 543 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हम 20 में चलते हैं। 20 हो गया, 21 में चलते हैं। यहाँ पर सेज दिया हुआ है SEZ। सेज का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। यहाँ पर सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सेज का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। चलिए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? यह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। वही 20 पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं तो 20वां पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। और 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है गांधी जयंती।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है। तो कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, यहाँ सोनार है, सोनार जो है यही अल्ट्रासोनिक होता है। यह समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सोनार का पूर्ण रूप होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग सोनार का पूर्ण रूप होता है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं हम लोग 25 नंबर में, 24 हो गया, 25 में चलते हैं। कह रहा है बजट, बजट का उल्लेख किसमें है। तो भैया इस समय 112 की गाड़ियां धाए धाए दौड़ रही है और छापामारी कर रही है कि किसके पास कितना पैसा रखा हुआ है, किसके पास कितना पैसा रखा हुआ है। यह जो है 112 नंबर की गाड़ियां जो है उसको पकड़ रही है। तो हम देख लेते हैं बजट का उल्लेख किसमें है। तो 112 समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 112 में बजट का उल्लेख है। चलिए आगे देखते हैं, अगला 26 नंबर में है कि वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तो उच्च न्यायालय कितनी है वर्तमान में, वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में कितनी है, तो 25 गो है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न है कि किस मुगल, अच्छा यहाँ कट रहा है, किस मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था। तो यहाँ औरंगजेब के नाम आता है। 1689 ईस्वी में संभाजी के साथ उसके बेटे छत्रपति साहू जो कि भी बंदी बना लिया था और 18 वर्षों तक बंदी बनाए रखा था। लेकिन औरंगजेब के मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र हुआ मुअज्जम ने ही उनको क्या कर दिया, मुअज्जम ने ही साहू जी को क्या कर दिया, मुअज्जम ने ही क्या कर दिया, साहू जी को मुक्त कर दिया। तो इस तरीके से औरंगजेब का पुत्र था मुअज्जम, और मुअज्जम ने ही साहू जी को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। और साहू जी पुनः अपने मराठा साम्राज्य में वापस लौट आए, और वापस लौट आने के बाद बहुत सारे कहानी हुआ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिवाजी, तो उसमें देख लेंगे। आते हैं अगला प्रश्न में, कह रहा है विटामिन का खोज कौन किया था। तो विटामिन का खोज करने वाला एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है फंक। इन्होंने ही 1912 ईस्वी में क्या किया था, 1912 ईस्वी में विटामिन की खोज किया था और विटामिन नामक शब्द भी दिया था। और विटामिन कितने हैं, तो विटामिन ए बी सी डी ई के जानते हैं कि ए बी सी डी ई के है विटामिन, इतना विटामिन है, लगभग 5-6 गो विटामिन है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, 6 गो विटामिन है। वही अगर पूछ देगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो वसा में घुलनशील विटामिन याद करने के लिए कीड़ा याद कर लेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन याद करने के लिए कीड़ा याद कर लेंगे, के ई डी ए कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील है। वही अगर पानी में घुलनशील कह देंगे तो जल कहेंगे, पानी कहेंगे, बीसी कहेंगे। विटामिन बी और सी का हो जाता है, विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील होता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का योग 14 है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 14 है। योग ले लेते हैं पहले, दो संख्याओं का योग का करते हैं, योग का करते हैं, 14 हो गया। उनका अंतर 10 है, तो अंतर ले लेते हैं, अंतर कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। अब इसको हल करते हैं, ई कट जाएगा, प्लस माइनस में है, यहाँ पर 2x लिख देंगे, एक एक्स है और एक एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। 14 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ 2 से 24 कटाएंगे, 12 आ गया, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया। यानी एक संख्या यहाँ पर अगर 12 रखेंगे, यहाँ पर 12 रखेंगे तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, यानी -12 हो जाएगा। तो y बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, y बराबर हमारा 2 मिल जाएगा। तो y बराबर 2 हो गया, x बराबर 12 हो गया। अब कह रहा है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 12 और 2 का गुणनफल करेंगे, 12 में और 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, आंसर हो गया। आगे चलते हैं, और कह रहा है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो बिहार का शोक नदी तो बहुत बार प्रश्न में आ गया, बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 30 बिहार के शोक की बात कर रहा है, तो कोसी को कहा जाता है। यह उत्तरी बिहार में बाढ़ की तबाही मचा देता है, बाढ़ ला करके तबाही मचा देता है। यह कोसी नदी है, कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा से निकलती है और भारत में सुपौल जिला से बिहार में एंट्री करती है। यही कोसी जा करके कुर्सेला बिहार कटिहार में गंगा में मिल जाती है और वहां से गंगा की धारा में आगे बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे एक धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होगा वह Na2CO3 होता है, जिसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक ट्रेन 32 नंबर है, 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 मीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है
चल रही है उसको एक खंबे को पार करने में कितना सेकंड लगता है। खंबा है, लंबा दूरी नहीं है, खंबा है, खंबा के मतलब कि जीरो दूरी मान लिया जाता है, तो जीरो दूरी मान लेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे हम। देख लेते हैं, पहले 30 है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर मीटर में दूरी दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे कि मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ पर 30 है तो 30 लिखेंगे और मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 3 से कटा देंगे, 3 दहा में 30 हो जाएगा और 3 छके का हो जाएगा 18 हो जाएगा। 3 दहा में 30 और 3 छके 18, अभी भी कटेगा, 2 से 2 तिया 6 हो गए और 2 5 का हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये 25/3 हो गया, बराबर क्या हो गया, 25 बटे में कितना हो गया, 25/3 हो गया। 5 और 5 में गुणा हो गया, 25 हो गया, ये दोनों 5 में गुणा हो गया था, 5 5 25 और नीचे 3 बचा था, 3 हो गया। अब देखते हैं, अब कह रहे खंबे को पार करने में लगा समय, तो ट्रेन की लंबाई बटे में ट्रेन की चाल, ट्रेन की लंबाई बटे में ट्रेन की चाल। अब हमारा ये जो है ट्रेन की चाल जो है, ट्रेन की चाल आ गया 25/3 आ गया और लंबाई कितना है 100 मीटर है, तो 100 बटे में 100, 100 बटे में 100 बटे में 25, 25/3 रख देंगे। तो ये 4 कहाँ जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो 25, 2500 के क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और 4 में 3 से गुणा हो जाएगा, 4 3 कितना हो गया 12 हो गया। तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो यह 12 सेकंड का समय लगेगा। तो 12 सेकंड कौन आंसर दिया, 12 सेकंड ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है, 12 सेकंड आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय की बात कर रहा है, अरे भैया हिमालय की बात कर दिया तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हिमालय की बात करता है तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, कि हिमालय वलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय कैसा पर्वत है, वलित पर्वत का वो उदाहरण है। विश्व की सबसे पुरानी अगर पर्वत की बात करेगा भारत में, कि भारत में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत कौन सी है, तो भारत में विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला है। इसका विस्तार हम की अगर हम बात करेंगे तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा होते हुए यह दिल्ली तक फैला हुआ है और दिल्ली में रायसीना की पहाड़ी के नाम से यह जाना जाता है। रायसीना की पहाड़ी पर ही संसद भवन स्थित है। वही अगर हम राजस्थान में बात करेंगे तो राजस्थान में इसको जरगा की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की लंबाई पूछता है कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 34 नंबर में कि पटना गोलघर का निर्माण किसने करवाया था। 34 नंबर में है कि पटना गोलघर का निर्माण जो है किसने करवाया था, तो इसका नाम था जॉन गोस्टिन। इसका नाम था जॉन गोस्टिन ने यह निर्माण करवाया था 1786 ईस्वी में। कब करवाया था, 1786 ईस्वी में पटना गोलघर का निर्माण करवाया था। आगे देख लेते हैं 35 नंबर में कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था, तो यह 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। अगर संविधान में कुछ जोड़ने की बात आएगी तो हम 42वां संविधान संशोधन देख लेंगे 1976। अगर कुछ हटाने की बात करें क्या, तो ज्यादातर हम 44वां संविधान संशोधन देख लेंगे 1978। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें क्या है कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 को मौलिक कर्तव्य था, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया और मौलिक कर्तव्य एक और बढ़ाने के बाद तो 10 + 1 = 11 मौलिक कर्तव्य हो गया। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 गो है। शिक्षा के अधिकार को नया जोड़ दिए गए। तो 35 के बाद आते हैं 36 में और 36 प्रश्न संख्या यहाँ पर है। 36 में हम देखते हैं, 36 में है कि बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है। बिहार में कृषि पर आधारित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है, तो यहाँ पर बिहार में जो कृषि पर आधारित लोग हैं, यहाँ उनकी जो प्रतिशत संख्या है वह 78% 78.6% है। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में, जीवन जीने का अधिकार तो भैया हमारा 21 में है। जीवन जीने का अधिकार किस में है, अनुच्छेद 21 में है। वही 14 की बात करेंगे तो 14 है विधि के समक्ष समानता। 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। 19 की बात करेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार की बात करता है अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 32 की बात करेंगे तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार का बात करता है। चलिए 31 है, 31 संपत्ति के अधिकार में था लेकिन इसको हटा दिया गया। आगे बढ़ते हैं,
राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देंगे? तो राष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र किसको देंगे? उपराष्ट्रपति जी को देंगे। और उपराष्ट्रपति जी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देते हैं। यही अपने में अदला बदली करते रहते हैं। अगर राष्ट्रपति जी को उनके पद से हटाना होगा तो महाभियोग चलाना होगा अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक लिच्छवी स्तूप। अगला है प्रश्न संख्या 39। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? अरे लिच्छवी तो वैशाली में है भैया। लिच्छवी स्तूप किस बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिला में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुंदर वन किस राज्य में है? वन जब सुंदर रहेगा तो बंगाले में न जाएगा। सुंदर वन बंगाल। सुंदर वन कहाँ है? बंगाल में है। सुंदर वन भारत के पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा क्षेत्र है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी यहीं आकर के मिलती है। यहाँ पर डेल्टाई क्षेत्र है। चलिए आगे देखते हैं और आगे हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? खिलाफत समिति का गठन कह रहा है। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो यह 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन हुआ था और इसका जो गठन है वह बॉम्बे में किया गया था। उस समय बॉम्बे इसका नाम था, बॉम्बे में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का अगला है कि निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? तो यहाँ पर आर्गन है। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या है? सबसे कम है। यह नोबेल गैस में आते हैं। यह 18 ग्रुप में, ये लोग सभी किस ग्रुप के हैं? 18 ग्रुप के। आगे आते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अरे भैया अयोध्या की बात कर रहे हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे है? अयोध्या में एक एक्सप्रेस चलती है, सरजू एक्सप्रेस। यह अयोध्या जो है सरजू अयोध्या किस नदी किनारे है? सरजू नदी के किनारे है। वही हरिद्वार की बात करेंगे तो हरिद्वार जो है किस नदी किनारे है? तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। वही आगरा की बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे है। और नासिक की बात करेंगे तो गोदावरी नदी के किनारे है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की बात करेंगे तो वह झेलम नदी के किनारे है। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील किस राज्य में है? यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि सुदर्शन झील किस राज्य में है? सुदर्शन झील की बात करेंगे तो वह गुजरात में है। यह जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर स्थित है। सुदर्शन झील का जो निर्माण है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। सुदर्शन झील का दोबारा जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो रुद्रदामन ने करवाया था। मतलब दोबारा साफ सफाई उसका कौन करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। अगला है प्रश्न संख्या 45 और 45 में है कि 6 + 6 + 6 कोष्ठबंध भागे 6। उसके बाद है 4 + 4 + 4 भागे 4। तो देखेंगे यहाँ पर ई कह रहा है कि इसको जोड़ करके, ई कह रहा है कि टोटल को जोड़ करके 6 से भाग देना है। ई कह रहा है कि टोटल को जोड़ना है, जोड़ना बाद में है, पहले भागा देना है, पहले भाग की क्रिया करनी है उसके बाद जोड़ना है। कहें कि एक सूत्र है कि कहता है कि काको पहले काटिए तापी छेदे भाग गुणा करो धन जोड़िए उसके पीछे घटाओ। एक बार फिर से कहता है कि काको पहले काटिए, मतलब का को पहले काटना है यानी गुणा का काम करना है। काको पहले काटिए तापी छेदे भाग यानी पहले गुणा का काम करना है उसके बाद भाग का काम करना है। काको पहले काटिए तापी छेदे भाग गुणा करो धन जोड़िए उसके पीछे घटाओ, मतलब गुणा करके जोड़ना है, धन को जोड़ना है उसके पीछे तब घटाना है। तो इस तरीका से यह प्रक्रिया चलते रहता है। तो देखते हैं 6 + 6, 4 को 6 है, 6 6 12, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अगर 24 में यहाँ पर 24 में हम 6 के भाग देंगे तो कट जाएगा 4 बार में। कितना आया हमारा? 4 आया। यानी ऊपर में हम कितना रख देंगे? खाली 4 रख देंगे, कहानी खत्म, बाकी का कहानी खत्म। तो ऊपर में कितना रख देते हैं? 4 रख देते हैं। अब यहाँ से ई4 से ई कोष्टक में बंद नहीं है। ध्यान देने वाली बात है ये है कि इधर वाला कोष्टक में बंद नहीं है। जब कोष्टक में बंद नहीं है तो ई4 से हम ई4 को भाग देंगे। कै बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। अब इसके बाद इस सब को जोड़ेंगे तो 4 4 8 4 12, 12 एक कितना हो जाएगा? 13। 4 3 को 4 है, 4 4 8 4 12, 12 एक कितना हो जाएगा? 13। यानी 4 बटे में कितना हो गया? 13 हो गया। तो देख लेते हैं 4 बटे में 13 कौन सा है? 4 बटे में 13 हमारा बी ऑप्शन है। बी हो गया हमारा आंसर। 4 बटे में 13, 4 बटे में 13 बी क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलते हैं। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यहाँ पर कंचनजंगा की बात करता है तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा हम लोग देख लिए कि कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। यह पूर्वोत्तर भारत के सबसे ऊंचा पर्वत है। कंचनजंगा सिक्किम में है। चलिए आगे देखते हैं।
तिलैया तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? अरे बाप, ये तो तिलैया आ गया हो। तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। किधर है बराकर नदी? तिलैया बांध परियोजना किस नदी पर है? बराकर नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी नदी पर कोसी बांध परियोजना है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध परियोजना है। वही फरक्का की बात करेंगे तो वही गंगा पर है, गंगा नदी पर है। आगे देख लेते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन के बारे में कह रहा है कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर होता है GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट होता है GNP माइनस मूल्य ह्रास होता है। यानी NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास होता है। तो NNP माइनस GNP, यहाँ पर ऑप्शन नंबर GNP NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। ऑप्शन ए में जो है यही सही है। ऑप्शन ए को ले लेते हैं, यही सही है। आगे देखते हैं। 48 के बाद पहुंचते हैं हम, कहाँ पहुंचते हैं? 49 में पहुंचते हैं। 49 नंबर को देखते हैं। कह रहा है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के जो लेखक हैं ये संजीव जी हैं। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव जी हैं। 2020 में ये उपन्यास जो है लिखे थे और 2023 में इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना की बात कर रहे हैं तो यह 3 जनवरी 2000 को स्थापना हुई थी इसकी। 3 जनवरी 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे है प्रश्न 51 में कि सुमन योजना का संबंध किससे है? सुमन योजना का संबंध किससे है? कि सुरक्षित जो मातृत्व अवसान ये तो योजना होता है उसी से है। सुरक्षित मातृत्व से है, सुरक्षित मातृत्व अवसान योजना से सुमन योजना का संबंध। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? अरे भैया, उत्प्लावन का सिद्धांत जो है आर्किमिडीज जी दिए थे और ये बोलते थे कि यह कोई भी सामान अगर पानी में डाला जाता है तो नीचे से बल लगाया जाता है पानी के द्वारा और वो वस्तु क्या हो जाती है? पानी में हल्का हो जाती है। 53 है कि भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो यह 7 देशों से लगती है। 7 देशों को अगर गिनना है तो गिन लेते हैं कि कौन कौन से 7 को देश हैं। ठीक है, भारत के स्थलीय सीमा 7 को देश गिन लेते हैं कौन कौन सा है। तो इधर से चलते हैं। आपको इधर से मिलेगा, आपको सबसे पहले पाकिस्तान मिलेगा, पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान मिलेगा, अफगानिस्तान के बाद चीन मिलेगा, चीन के बाद नेपाल मिलेगा, नेपाल के बाद भूटान मिलेगा, फिर म्यांमार मिलेगा और म्यांमार के बाद फिर आगे आएंगे तो हम लोग को बांग्लादेश मिल जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला प्रश्न में है कि बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो ये तो बहुत बार प्रश्न आ गया कि बिहार का लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार 918 है, यानी 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न में हम पहुंचते हैं। देखते हैं कि ट्रांसजेंडर की खोज किसने की थी? ट्रांसजेंडर की खोज किसने की थी? ट्रांसजेंडर की जो खोज है 1947 ईस्वी में हुआ था। यह जॉन बार्डिन के द्वारा ट्रांसजेंडर की खोज की गई थी। आनुवंशिकी के पितामह कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। ग्रेगर मेंडल जी का नाम आता है। आनुवंशिकी की खोज के बारे में बात करता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है। वही अगर ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है, आनुवंशिकी के जनक इन्हें कहा जाता है और यह मटर के पौधा पर पहली बार आनुवंशिकी के बारे में शोध किया था। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? 57 में पहुंचते हैं और अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना की बात करता है तो यह अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ होगा? तो यह गुजरात में मिल जाएगा। ठीक है, भरूच जिले में स्थित है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना। अब चलते हैं हम लोग 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न में और 58 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम अंतराणविक बल किसमें होता है? तो गैसों में होता है। कहीं कि कम बल किसमें होगा? अंतराणविक बल छोड़ दीजिए, खाली बल के बारे में देखिए कि सबसे कम बल किसमें होगा। तो कम बल किसमें होगा? जिसका अणु दूर दूर भागेंगे यानी उसके बीच में कम बल है। तो ठोस का तो नहीं भागेंगे, कहीं कि आपस में चिपके रहते हैं। उससे कम थोड़ा सा द्रव के भी आपस में चिपके रहते हैं। लेकिन जो गैस होता है, गैस के अणु जैसे ही गैस निकलेगा वैसे ही उसके अणु का हो जाएंगे बाहर दूर दूर
तेज गति से भागेंगे। तो कह रहा है कि सबसे कम यानी कम बल किस में हो गया, गैस में हो गया। तो सबसे कम अंतराणविक बल किस में होगा, गैस में होगा। आगे चलते हैं, बल्ला टिल्ला किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बल्ला टिल्ला की बात कर रहा है। तो बल्ला टिल्ला यह छत्तीसगढ़ में है। यहाँ से लोहा निकाला जाता है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लौह है, इसके लिए बल्ला टिल्ला प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ राज्य में। आगे है कि आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है। आयोडीन किससे प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर समुद्री घास हो जाएगा, इसका सॉरी नमक हो जाएगा, नमक से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर नमक हो जाएगा। ऐसे समुद्री घास में भी आयोडीन की मात्रा पाई जाती है। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देगा। विद्युत कोष से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कौन सा है। अरे जो बैटरी होता है, ठीक है, वही उसी की बात कर रहा है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, विद्युत कोष करता है। जैसे बैटरी में सेव एनर्जी है, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में है, और उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि विद्युत में प्रयोग करने लगते हैं। उससे टीवी चलाने लगे, उसी से हम लोग पंखा चलाने लगे, तो वो विद्युत में हम काम कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत कोष द्वारा परिवर्तित किया जाता है। आगे प्रश्न है 61 के बाद हम लोग 62 में पहुंचते हैं। 62 में पहुंचते हैं और 62 देख लेते हैं। और एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, अलग अलग 3 प्रश्न है इस पर। तो PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1993 ईस्वी में हुई थी, 1993 ईस्वी में। लेकिन नरेगा की अगर बात करेगा, अगर कह देगा कि नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो नरेगा की बात करेगा तो यह नरेगा 2006 में शुरुआत हुई थी, 2006 ईस्वी में नरेगा की शुरुआत हुई थी। अगर इसी में म जोड़ देगा यानी अब ये हो जाएगा मनरेगा। तो मनरेगा की शुरुआत कब हुई थी, तो 2009 ईस्वी में मनरेगा की शुरुआत हुई थी। इस तरीका से हम लोग देख लिए, तो यहाँ पर 1993 हो जाएगा, 1993 हो गया। आगे देखते हैं, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है। अरे बाप, गाल बजाना पूछ रहा है, कहता है कि का गाल बजा रहा है, यानी लम्बा लम्बा डिंग हाँक रहा है। गाल बजाना यानी डिंग हाँकना। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थंकर थे वह महावीर जी थे। यह 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। अच्छा, महावीर जी की मृत्यु जो हुई थी यह पावापुरी में हुई थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो यह पावापुरी में हुई थी। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, वैशाली में। वही इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। आगे देखते हैं, भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था। तो भारत में कहेगा तो यह चंपारण 1917 में हुआ। पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ शुरू किया था, तो चंपारण 1917 में। आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे। तो ये 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक ही बार बनवे किए थे 1924 ईस्वी में। आगे है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। पहला की बात कर रहा है, समझने वाली बात है। 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में। तो भगवान पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था, ऋषिपत्तनम में दिया था। वही पहला उपदेश की बात कर रहा है, तो पहला सारनाथ में दिए थे। वही सर्वाधिक की बात करेंगे तो सर्वाधिक श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, 2 प्रश्न यहाँ से बनता है। आगे देखते हैं कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पराक्रम दिवस की बात कर रहे हैं, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, 23 जनवरी को क्या होता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। वही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। वही अगर मधुमक्खी दिवस की बात कर देगा तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस या गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे स्थित है। लोटा लेके भोग लगाओ, लोटा लेके भोग लगाओ। लोथल, लोटा लेके भोग लगाओ। लोथल किस नदी पर है, तो भोगवा नदी पर है। लोथल बंदरगाह किस नदी पर है, भोगवा नदी पर है। भोगवा नदी पर है। 69 नंबर प्रश्न हम लोग देख लिए। अब चलते हैं हम लोग 69 के बाद हम लोग चलते हैं 70 में। 70 है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिगर है, लीवर है। इसी को कहा जाता है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आगे देख लेते हैं, सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था। तो सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन किसने किया था। यहाँ सोम प्रकाश की बात कर रहा है,
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी द्वारा सोम प्रकाश पत्रिका का संपादन उन्हें 1859 ईस्वी में किया गया था। सोम प्रकाश पत्रिका का प्रतिपादन। चलिए अगला प्रश्न में देखते हैं। 71 हो गया। 72 में देख लेते हैं। 72 में प्रश्न है कि यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा करता है और श्याम 5 दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा, ई ए मान लीजिए, ई बी मान लीजिए, तो इसका ए गुणे बी बटे में ए प्लस बी पर बैठा दीजिए, आराम से कहानी खत्म हो जाए। ए का मान 8 है, यानी 8 है, गुणे 5 है, बटे में ए प्लस बी, यानी 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 5 13, तो 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 हो जाएगा। 40 बटे में कितना हो जाएगा, 40 बटे में कितना हो गया, 13 हो गया। तो अब इसका डिवाइडेड करेंगे तो 13 तिया 39 है, 41, यानी 3.13 बटे ऐसे होगा। 13 तिया 39 है, 41 बटे में कितना हो जाएगा, 40 बटे में 13 हो जाएगा, यानी 3.1 बटे में 13 हो जाएगा। जो ऑप्शन होगा 3.1 बटे में 3 वही आंसर हो जाएगा। 3.1 बटे में 3 का है, डी नंबर में दिख रहा है। 3.1 बटे में 3 आंसर हो गया। आगे है कि 1857 की क्रांति की 1857 में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चल गए थे। अच्छा, जो भाग कर नेपाल चल गए थे, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। तो 73 नंबर में देख लेते हैं। यहाँ नाना साहेब थे, नाना साहब जो थे, यहाँ नाना साहेब और तत्या टोपे, लेकिन मुख्य रूप से नाना साहेब का नाम आता है। ये दोनों लोग भागे थे दोनों लोग, लेकिन नाना साहेब भाग करके नेपाल चले गए थे। और क्योंकि विद्रोही उनका पीछा कर रहे थे, तो ये भागते भागते कहाँ चले गए, नेपाल चले गए। तो चलिए वही अगर कुंवर सिंह की बात करेगा तो यह बिहार के आरा से कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। लक्ष्मीबाई झांसी से की थी। तत्या टोपे और नाना साहेब, इन्होंने ये दोनों लोगों ने नाना साहेब और तत्या टोपे कानपुर से किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 73 के बाद 74 में देख लेते हैं। 74 में है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है। तो यहाँ पर 3 गो है, गरुड़, वरुण, शक्ति, 3 गो है, अलग अलग है। एक गरुड़ है, एक कौन सा है, गरुड़ है, और एक कौन सा है, वरुड़ है। गरुड़ है, वरुड़ है और शक्ति है। शक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है। गरुड़ वरुड़ कौन सा है, गरुड़ या वरुड़, शक्ति है। तीनों है भारत और फ्रांस के बीच। किसके किसके बीच है, तो भारत प्लस फ्रांस, ये दोनों मिलकर के करता है भारत और फ्रांस। तो भारत और फ्रांस के बीच देख लेते हैं। 2011 में यह स्टार्ट हुआ था। भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ वरुड़ शक्ति, भारत फ्रांस के बीच में। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठोस है, पहले ठोस है, ठोस से द्रव में बदलने, जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, बर्फ क्या है, ठोस है, द्रव में बदल रहा है, तो कैसे बदलेगा, गलन हो रहा है, तो ठोस से द्रव में क्या हो रहा है, गलन हो रहा है। आगे देखते हैं। आगे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। तो DRDO की स्थापना जो कब हुई थी, वह जो हुई थी 1958 ईस्वी में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ है, तो इसके हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सार्क का सदस्य है, यानी सार्क का सदस्य है की बात कर रहा है, नहीं है कि नहीं बात कर रहा है की बात कर रहा है। तो सार्क का सदस्य जो है, इसमें पहले यही देख लेते हैं कि सार्क जो है यह दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्र संघ के नाम से जाना जाता है। सार्क का पूरा नाम होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसी को सार्क को बोला जाता है। इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है। इसका गठन किया गया था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। और सार्क में कुल मिलाकर के 8 गो देश हैं, कुल मिलाकर के 8 गो देश हैं। और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा देश है, इसमें जो है कौन सा देश है, तो यहाँ मालदीव का नाम आता है। मालदीव का नाम आता है, मालदीव का नाम आता है भैया। तो सार्क का सदस्य इसमें से कौन सा है, मालदीव है। ऐसे टोटल देश कितने हैं सार्क में, सबका नाम हम ले लेते हैं। एक भारत है, ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। फिर इसके बाद अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का नाम इसमें नहीं है,
सॉरी पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। आगे देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अगला है कि सिक्का पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है। तो जो सिक्का पर वीणा बजाते हुए जो दर्शाया गया है, मतलब कौन सा शासक बनवाया था, तो यह समुद्रगुप्त ने बनवाया था। यह समुद्रगुप्त जो था यह संगीत का प्रेमी था। इसको सिक्का पर वीणा बजाते हुए चित्र दर्शाने से यही संकेत मिलता है कि यह बहुत बड़ा संगीत प्रेमी था। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होगा Al2O3। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र होता है। यह एक एम्फोरिक ऑक्साइड होता है, इसमें अम्लीय तथा क्षारीय दोनों गुण मौजूद होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि जय जवान जय किसान। आगे है जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे, तो जय जवान जय किसान का नारा जो है यह कौन दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री जो दिए थे जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था। फिर उसके बाद में जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। फिर उसके बाद में इसको लाल बहादुर वाजपेयी जी ने लाल जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जी, जय विज्ञान इसमें जोड़ा गया और जय विज्ञान जोड़ा गया अटल बिहारी शास्त्री जी के द्वारा। फिर उसके बाद नयका आए हमारे भारत पाकिस्तान के युद्ध करने वाले मोदी जी, इन्होंने जय अनुसंधान जोड़ दिया। तो टोटल मिलाकर के जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान बन गया। खाली नारा देने में परेशान रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कांवर झील बिहार के किस जिले में है, तो कांवर झील बेगूसराय में है, बिहार के बेगूसराय जिले में। ठीक है, यह जो बिहार का जो स्थल है यह प्रथम बार रामसर साइट पर उपलब्ध कराया गया है, यानी रामसर स्थल घोषित किया गया। कांवर झील जो है यह गंडक नदी के आसपास में है, गंडक नदी के मिलने से ही बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, सबसे बड़ा जंतु का संघ है आर्थ्रोपोडा। यह आर्थ्रोपोडा में ही आता है, जंतु का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। अगला प्रश्न है 83, कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। अगला प्रश्न है कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। कु उपसर्ग का अर्थ होता है कि आपको 83 में मिलेगा बहुत बुरा होना। कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, बुरा होना। दोस्तों माइक जो है वह जवाब दे रहा है, यानी यह जो माइक है रिकॉर्डिंग करने वाला जल्दी जल्दी हम देख लेते हैं। कुछ प्रश्न बच गए हैं, बहुत कम ही है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो मांग के लिए आवश्यक तत्व जो है वह इच्छा अनुसार होती है, वह हाँ वस्तु की इच्छा होती है मांग के अनुसार। अगला है कि कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य यह दरभंगा में है, कुशेश्वर स्थान। वही आगे बात करेंगे कि हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, तो यह कमानीदार तुल्ला हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी में है, कमानीदार तुल्ला हो जाएगा। आपको 86 के बाद 87 में आते हैं। 87 में आते हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आती है, तो पुलिस प्रशासन राज्य सूची के अंतर्गत आती है। वही टोकरी में फल है, टोकरी में फल है किस कारक का प्रयोग किया गया है, तो आपको अधिकरण का प्रयोग किया गया है, टोकरी में फल है। अगला है